बेटा जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं कंफर्म करते जाएं। ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? बेटा लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, और इसमें हमने जनरल एंट्री की बात कर ली थी कि भाई जब जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है क्लासिफिकेशन, तीसरा स्टेप आता है समराइजेशन जिसमें फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला स्टेप रिकॉर्डिंग भी हमारी दो तरीके से होती है, जनरल एंट्री बना करके और सब्सिडरी बुक्स बना करके। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे जनरल एंट्री कैसे बने। जनरल एंट्री बनाने के जब तौर तरीकों की हमने बात करी थी तो बोला था गोल्डन रूल अप्रोच से जनरल एंट्री बना सकते हैं, लेकिन गोल्डन रूल अप्रोच के लिए हमें पहचानना होता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। बोला किसी भी पर्सन के अकाउंट को, नेचुरल पर्सन के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जैसे किसी कंपनी का अकाउंट, फर्म का अकाउंट, और इनकी जगह कोई रिप्रेजेंटेटिव नाम से किसी पर्सन का अकाउंट ओपन किया गया है उसे भी पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। खर्चे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और प्रॉफिट्स के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है, और जो नॉमिनल और पर्सनल नहीं होगा उसे रियल नेचर का अकाउंट बोला जाता है। एंट्री बनाने के लिए हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट डिस्कस किया, इसके बाद हमने डिस्कस किया था गोल्डन रूल कि भाई गोल्डन रूल्स में तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। इसके बाद हमने कुछ जनरल एंट्री प्रैक्टिस कर ली थी। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट जनरल एंट्री हमने इधर ये बनाई थी, एक जनरल एंट्री नोट कराई थी। मैंने आपको ये भी बोला था कि गोल्डन रूल अप्रोच से जनरल एंट्री कई बार थोड़ा सा मुश्किल होती है, बनाने में टाइम लगता है। जनरल एंट्री बनाने का एक बहुत ही इजीएस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें बस आपको ये मालूम होना चाहिए ये पर्टिकुलर आइटम असेट्स है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। उसे फॉलो करते हुए आप बहुत इजीएस्ट मैनर में या बहुत ही सिंपल या बहुत फास्टेस्ट तरीके से जनरल एंट्री बना सकते हो। क्लियर? आइटम को 4 कैटेगरी में बांटना होगा और देन आफ्टर आप जनरल एंट्री इजीली बना पाएंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक या डिस्कशन होगा डायमंड रूल अप्रोच को लेकर के। राइट? हमने रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग होगी जनरल एंट्री बना के या सब्सिडरी बुक्स बना के। जनरल एंट्री चाहे गोल्डन रूल अप्रोच से बना दो या डायमंड रूल अप्रोच से बना दो, जनरल एंट्री बन गई, आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। राइट? डायमंड रूल अप्रोच और सीख लेते हैं, इसके बाद हर एक जनरल एंट्री को हम गोल्डन रूल अप्रोच से बना दें या फिर डायमंड रूल अप्रोच से बना दें, कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में या एंट्री बनाते टाइम पर या आंसर करते टाइम पर डायमंड रूल अप्रोच थोड़ा सा टाइम लेती है आंसर देने में, वो फॉलो मत करो। गोल्डन रूल अप्रोच थोड़ा सा टाइम लेती है, उसे फॉलो मत करो। डायमंड रूल अप्रोच से आप जल्दी से ओरली आंसर कर सकते हो। तो जब भी किसी को आंसर करना हो तो डायमंड रूल अप्रोच यानी कि मॉडर्न अप्रोच आपके लिए अच्छी है। तो वही मॉडर्न अप्रोच की आज हम बात करेंगे। नोट डाउन करें सारे बच्चे, पहले इसका बेसिक रूल नोट डाउन करेंगे और फिर हम इस पर डिस्कशन करते हुए एंट्री बनाएंगे। चलिए बेटा, पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा है और जनरल एंट्री बनाना सीख रहे हैं, और आज हम बात करेंगे डायमंड रूल अप्रोच। पॉइंट नंबर इसको दे दो बच्चों आप। गोल्डन रूल अप्रोच हमारा मेन पॉइंट था थर्ड। फोर्थ पॉइंट तक हमने कवर कर लिया था जनरल एंट्री में, इसे फिफ्थ पॉइंट दे दो, डायमंड रूल अप्रोच। साथ ही साथ नोट कर लेंगे
बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लास में हम जो वर्क चल रहा है उसे रफ पर मत करना, डायरेक्ट फेयर करना। फेयर रजिस्टर चाहे थोड़ा हल्का परचेस कर लेना। होता क्या है कि जैसे ही आप रफ और फेयर घर पर करते हो ना, तो कई बार किसी दिन का काम पेंडिंग रह जाता है, फिर अगले दिन का मिला करके आप उसे फेयर नहीं कर पाते। तो जो भी एक रजिस्टर परचेस करें CFM के लिए, उस पर वर्किंग करें, यहीं कर लें उसे रेडी, जिसे घर पर सिर्फ उसे रिवाइज करना पड़े, अलग से उस पर काम ना करना पड़े। डायमंड रूल अप्रोच की बात कर रहा हूं तो बेटा आइटम्स को थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिख लेना। एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम स्लैश प्रॉफिट, एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेस। डायमंड रूल अप्रोच की बात कर रहे हैं बच्चों। असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम या प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस या लॉसेस। पहले हम इनके नॉर्मल बैलेंसेस की बात करेंगे। इनके यूजुअल बैलेंसेस क्या होते हैं? अगर एक असेट्स का नॉर्मल बैलेंस देखा जाए बच्चों, तो नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट। जब भी कोई असेट्स होगी उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? डेबिट। किसी भी लाइबिलिटी के नॉर्मल बैलेंस की बात करेंगे तो क्रेडिट होगा। किसी भी इनकम या प्रॉफिट के नॉर्मल बैलेंस की बात करेंगे तो भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। और एक्सपेंसेस और लॉसेस के नॉर्मल बैलेंस की बात करेंगे तो डेबिट होगा। जब भी एंट्री बनाते टाइम पर आपको महसूस हो कि भाई कोई असेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जैसा नॉर्मल बैलेंस है वैसा ही उसे आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जैसे मान के चलो हमने प्लांट परचेस किया, प्लांट एक असेट्स है और प्लांट परचेस किया तो वो बढ़ रहा है, और जब वो बढ़ रहा है तो उसे क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। बात क्लियर? तो जब जब बच्चों हम असेट्स को लेकर के बात करेंगे तो असेट्स या तो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। अगर इंक्रीज होता है तो कैसे होगा? जैसा नॉर्मल बैलेंस होता है उसी तरीके से उसे डेबिट कर देंगे। और डिक्रीज होता है तो अपोजिट ऑफ नॉर्मल बैलेंस। नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, अगर असेट्स आपकी कम हो रही है तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो बच्चों उसे क्रेडिट किया जाएगा। अगर वो डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाएगा। इनकम और प्रॉफिट की बात करते हैं। अगेन इनकम या प्रॉफिट बढ़ते हैं तो इन्हें इंक्रीज कर दिया जाएगा तो क्रेडिट हो जाएंगे। अगर ये डिक्रीज होते हैं तो इन्हें क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। बेटा नोट कर रहे हो ना? हाँ। एक्सपेंसेस और लॉसेस। पेन चलाने में हेजिटेशन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि जिस दिन एग्जाम देने जाओगे 30 से 35 पेज कॉपी के लिखने पड़ेंगे। तो उतना प्रैक्टिस आपको होना चाहिए पेन चलाने का। तो कोई बच्चा हेजिटेट ना करे पेन चलाने में। एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करते हैं बेटा। नॉर्मल बैलेंस डेबिट, अगर ये इंक्रीज होंगे तो इन्हें डेबिट कर दिया जाएगा। अगर ये डिक्रीज होंगे तो इन्हें क्रेडिट कर दिया जाएगा। जल्दी से बताओ बेटा, कोई समस्या यहां तक? ये रूल याद रहेगा आपको? इस रूल को रटने की जरूरत नहीं है, बस आइटम्स के नॉर्मल बैलेंस याद कर लो। असेट्स के नॉर्मल बैलेंस डेबिट होते हैं तो असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी के नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। ऑन द अदर एंड इनकम्स और प्रॉफिट के नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होते हैं तो वो बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, अदरवाइज उन्हें क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के नॉर्मल बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, इंक्रीज होगा तो डेबिट, अदरवाइज क्या कर देंगे? क्रेडिट। यस या नो? तो ऐसे करके माइंड में रखेंगे।
चलिए एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं और अब डायमंड रूल अप्रोच के अकॉर्डिंगली भी एंट्री को जस्टिफाई करते रहेंगे और गोल्डन रूल अप्रोच भी लगाते रहेंगे। दोनों में से जो भी मेथड आपको क्लिक कर जाए फटाफट से आप उसमें उसके अकॉर्डिंग एंट्री बना दें। एंट्री हमारी सही बननी चाहिए और एंट्री हमारी हर एक सही बननी चाहिए, और कितनी मुश्किल एंट्री क्यों ना हो, सारी की सारी एंट्री आप बनाओगे। नोट करो बेटा एग्जाम्पल। फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए के एसेट्स परचेज करें। बेटा ये फर्स्ट वाला फैन एक पॉइंट स्लो कर देना, इधर वाला फर्स्ट वाला नहीं, हाँ यही जो थे, फास्ट कर दिया, स्लो एक और, थैंक यू। फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए का असेट्स परचेज किया। ट्रांजेक्शन को देखो, 1,00,000 रुपए की असेट्स आ रही है, असेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जब जो असेट्स बढ़ रही है तो उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। और 1,00,000 रुपए से एक असेट्स कम हो रही है, कम होने वाली असेट्स का नाम क्या है, कैश। तो जब कैश कम होगा उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो जो असेट्स कम हो रही है उसे क्रेडिट कर रहे हैं, जो असेट्स बढ़ रही है उसे डेबिट कर रहे हैं। तो फिक्स्ड असेट्स डेबिट टू कैश। assets debit to cash, being assets purchased, और एंट्री कितने से बन जाएगी, 1,00,000 रुपीज से। डिस्काउंट गिवन ₹10,000। बताओ बेटा, डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। क्या डिस्काउंट आपका लॉसेस की कैटेगरी में आता है? ये लॉस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? डिस्काउंट अगर किसी को दे रहे हैं तो लॉस की कैटेगरी में आएगा, और लॉस जब बढ़े तो लॉसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं, तो उसे क्या कर देना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए। तो एंट्री क्या बनेगी, डिस्काउंट डेबिट। लेकिन डिस्काउंट देने की वजह से क्या कोई असेट्स कम हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है, आपके डेटर्स के बैलेंस कम हो जाएंगे। भाई किसी भी डेटर को अगर डिस्काउंट दोगे तो इसका मतलब उतने से उसका बैलेंस कम हो जाना है। जिस डेटर का बैलेंस कम हो जाना है, जो असेट्स कम हो जानी है, हम क्या बोलते हैं, असेट्स के नॉर्मल बैलेंस डेबिट। अगर वो कम हो रही है तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। अगर वो बढ़ रही है तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। अगर असेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट, अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, राइट। तो जब भी हम डिस्काउंट प्रोवाइड कराएंगे तो डिस्काउंट की बात करेंगे, नॉर्मल बैलेंस हमारा इसका डेबिट होता है, लॉसेज है। और जब जब हम बात करेंगे डिस्काउंट देने की वजह से लॉस इंक्रीज हो रहा है तो उसे फर्दर डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी डिस्काउंट डेबिट। टू डेटर्स, कितने से, 10,000। डायमंड रूल अप्रोच से आपने डिस्काउंट की एंट्री बना दी, इसी एंट्री को गोल्डन रूल अप्रोच से बनाना।
नहीं, अब तो बनेगी तो यही, लेकिन देखो रूल बताओ कौन सा वाला रूल अप्लाई किया आपने। डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट होगा, हाँ जी, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है लॉसेज आर डेबिटेड, तो डिस्काउंट तो डेबिट कर दिया। अच्छा, और हाँ हाँ, डेटर्स रियल अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट होता है? अच्छा ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है? गिवर इज क्रेडिटेड, रिसीवर इज डेबिटेड, ऐसे ही करते हैं ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब जो हमारा डेटर है वो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है या दे रहा है? डेटर डिस्काउंट रिसीव कर रहा है या दे रहा है? अच्छा, डेटर आपको डिस्काउंट दे रहा है या आप डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं? आप अपने डेटर को ही तो डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो डेटर क्या हो गया? रिसीवर हो गया। बात क्लियर? तो रिसीवर इज डेबिटेड। बात सुनो, नहीं नहीं क्यों बेटा, रूल्स की बात कर लेते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली डिस्काउंट अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा, वो आज समझ में आती है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। लाइफ में किसी के मजे लेने हो ज्यादा, अकाउंट में अपने आप को एक्सपर्ट कोई समझ रहा हो, तो उसे डिस्काउंट की एंट्री बनवा लेना गोल्डन रूल अप्रोच से, और रूल्स में बात करना उससे। जब भी वो एंट्री बना के दिखाएगा, 99% हो सकता है वो एंट्री बनाने में कंफ्यूज ही हो जाएगा, जैसे अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इसमें आप फॉर्मूला लगाओ, डेटर्स क्या होते हैं भाई? पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? रिसीवर इज डेबिटेड, गिवर इज क्रेडिटेड। हम क्या बोलेंगे उसको? भाई हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, वो रिसीवर है, रिसीवर को करो डेबिट, तो डेटर को डेबिट करो। उधर डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो डिस्काउंट को भी डेबिट करो, तो क्रेडिट क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट। गोल्डन रूल अप्रोच में हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, ट्रांजेक्शन्स के बारे में एक्चुअल में फील करना पड़ता है। डायमंड रूल अप्रोच से काम आसान हो जाता है। डायमंड रूल अप्रोच से तो ये एंट्री बड़ी आसानी से बन गई, क्योंकि एक तो लॉस था, जो लॉस है उसे डेबिट कर दो, दूसरी असेट्स है, असेट्स कम हुआ उसे क्रेडिट कर दो। लेकिन डायमंड रूल अप्रोच लगा देना और ये एंट्री किसी से पूछ लेना, बोला डायमंड रूल अप्रोच से बना के बताओ, और अगर ये एंट्री बना भी दे तो उसको बोल देना चलो डिस्काउंट तो समझ में आता है, तुमने डेबिट कर दिया, बट गोल्डन रूल अप्रोच क्या बोलता है कि गिवर इज क्रेडिटेड, रिसीवर इज डेबिटेड, और ये पर्सन रिसीवर है डेटर, क्योंकि हमने इसे डिस्काउंट दिया तो इसने डिस्काउंट लिया, और रिसीवर इज डेबिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सामने वाला वही घूम जाएगा। जब भी कोई अकाउंट में एक्सपर्ट बने, एक डिस्काउंट की सिंपल सी एंट्री पूछो आप उससे, राइट? ये एंट्री बताने में समस्या इसलिए आएगी क्योंकि कभी भी ना डिस्काउंट की एंट्री कोई अलग से नहीं बनवाता। डिस्काउंट की एंट्री हमेशा पेमेंट के साथ बनती है। डिस्काउंट की एंट्री हमेशा किसके साथ बनती है? पेमेंट के साथ। जब आप पेमेंट करते हो तो आप गिवर होते हो, और उसी दौरान आपको डिस्काउंट मिलता है, इसीलिए गिवर को क्रेडिट कर दिया जाता है, कैश को डेबिट कर दिया जाता है, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया जाता है। ये कंफ्यूज करने के लिए पता है, सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री बनवाओगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो रिसीवर हो गया, जबकि वो रिसीवर नहीं है। डिस्काउंट कभी आइसोलेशन में नहीं मिलती कि घर बैठे बैठे सामने वाले ने बोला कि डिस्काउंट कर दो, आपने कहा जी कर दिया। डिस्काउंट तब मिलती है जब वो सामने वाला पेमेंट करने आए, हाँ या ना? दो तरीके के डिस्काउंट बिजनेस में सुने होंगे आपने, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जो गुड्स सेल किया उसी दौरान, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होती, उसकी कोई एंट्री ही नहीं बनती। कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब सामने वाला पेमेंट करे, और जब पेमेंट करेगा तो वो गिवर होगा, और गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। थोड़ा सा वाइडर सोचना पड़ेगा इसके लिए। किसी को कंफ्यूज करना है, घुमाने के लिए बोल सकते हैं कि भाई वो डिस्काउंट दे रहा है हमको, तो ही इज अ गिवर, सॉरी हम डिस्काउंट उसको दे रहे हैं तो वो रिसीवर हो गया, और रिसीवर इज डेबिटेड, और डिस्काउंट एक लॉस है वो भी डेबिट है। तो इसका मतलब तो ये गोल्डन रूल अप्रोच गलत हो गई, लेकिन गलत नहीं है। जब वो पेमेंट करेगा तो वो क्या होगा? गिवर ही होगा, गिवर को क्रेडिट किया जाता है।
यहाँ क्या कर रहे हैं हम, डिस्काउंट की वैल्यू से डेटर को क्रेडिट कर रहे हैं, जबकि वो पेमेंट करेगा। मान के चलो वो 90,000 का पेमेंट कर रहा था, 10,000 डिस्काउंट दे रहे, तो एंट्री क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू डेटर 1 लाख। बात क्लियर। और यही एंट्री आपने बनाई होगी, रट रखी होगी 11th क्लास में कि जब पेमेंट आएगा डिस्काउंट देंगे तो ऐसे ऐसे एंट्री बनेगी। लेकिन डायमंड रूल अप्रोच में कंफ्यूजन कम होते हैं, गोल्डन रूल अप्रोच कई बार कंफ्यूज कर देती है। तो एक कंफ्यूजन का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे हमारी डायमंड रूल अप्रोच गोल्डन रूल अप्रोच से बेहतर है, जहां लेस कंफ्यूजन होता है और एंट्री जल्दी से बन जाती है। राइट, आगे बढ़ सकते हैं बेटा, जल्दी से बताओ, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये सारी चीजें आप भूल जाओ, डायमंड रूल अप्रोच याद रखो, साथ ही साथ गोल्डन रूल अप्रोच में माइंड में रखोगे जब भी कोई डिस्काउंट हम किसी को देते हैं तो सामने वाला पेमेंट करता है और पेमेंट करने वाला पर्सन क्या बोला जाता है, गिवर बोला जाता है। सो गिवर को हम क्रेडिट करके चलेंगे। सेकंड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, assets costing rupees 90,000, assets costing rupees 90,000, present book value rupees 70,000, sold at 50,000। एक असेट्स थी जो 90,000 रुपए की, जिसकी कॉस्टिंग थी, जब हमने खरीदा तो 90,000 की थी। प्रेजेंट टाइम में उसकी बुक वैल्यू बुक्स में 70,000 है और हमने उसे सेल कर दिया 50,000 में। मुझे एक बात बताओ, लॉस हमें कितने का हुआ? 90,000 में से 50,000 माइनस करेंगे बेटा, 90,000 रुपए उस असेट्स की कॉस्टिंग थी। अब वो यूज होती रही होगी, डेप्रिसिएशन लगता रहा होगा, तो उसकी प्रेजेंट बुक वैल्यू कितनी रह गई? 70,000। तो ये मान के चलो अभी असेट 70,000 की है और हमने 50,000 में सेल कर रहे हैं, तो लॉस कितने का हो रहा है? 20,000 का। बेटा लॉसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं, अगर लॉस बढ़े तो उसे क्या कर देंगे? फर्दर डेबिट कर देंगे। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स डेबिट होगा कितने से? 20,000 से। यस या नो? जब सेल करोगे 50,000 रुपए आपके पास कैश आएगा। कैश एक असेट्स है, जब असेट्स बढ़ेगी उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, लॉस डेबिट। आपकी असेट्स 70,000 रुपए की जा रही है, वो कम हो रही है, फिक्स्ड असेट्स आपकी। उस 17,000 की असेट्स अगर आपकी कम होती है तो उसे क्रेडिट करके खत्म कर दोगे। समझ में आ गया? एंट्री बना सकते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट। बेटा कैश अकाउंट डेबिट यानी कैश 70,000 का, सॉरी 50,000 का आ रहा है, 50,000 से कैश बढ़ रहा है। जब असेट्स जिस वैल्यू से बढ़ती है उस वैल्यू को हम डेबिट कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स डेबिट कितना? 20,000। जब लॉस बढ़ता है उसे डेबिट करते हैं, और साथ ही साथ में जब असेट्स के बदले, सेल करने के बदले जो कैश मिल रहा है उससे कैश बढ़ रहा है तो उसे भी हम डेबिट करेंगे। और जो असेट्स कम हो रहा है, कौन सा असेट्स कम हो रहा है? कुछ नाम दे रखा है क्या? सिर्फ असेट्स ही लिखा है। तो टू एसेट्स कितने का? ये 90 लिखूं 70? पक्का? चलिए, बीइंग असेट्स सोल्ड, तो जो असेट्स हमारा कम हुआ हमने उसे क्रेडिट कर दिया, जो असेट्स बढ़ा उसे डेबिट कर दिया, जो लॉस हुआ उसको डेबिट कर दिया। क्या इस तरीके से एंट्री बनाने में समस्या आएगी डायमंड रूल अप्रोच से? जल्दी से बताओ, बना सकते हो? चलिए आगे और एंट्री बनाओ।
लाइफ में याद रखना, कोई भी एंट्री, या तो आप सारी एंट्री बना सकते हो। अगर आप कुछ एंट्री बना पा रहे हैं, कुछ नहीं बना पा रहे, इसका मतलब रूल सही से नहीं सीखा। या तो सारी गलत बनाओगे या सारी सही बनाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ एंट्री सही बना दें, कुछ गलत बनाएं। अभी और नोट करवा रहा हूं, बताना बेटा बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। फर्नीचर परचेस्ड, रुपीज 1,50,000 and fitting charges of furniture paid ₹10,000। बेटा फर्नीचर खरीदा 1,50,000 का। फर्नीचर को रेडी टू यूज करने के लिए फिटिंग कराई जाती है, उसके चार्जेस दिए 10,000। तो टेक्निकली आपके पास से पैसा कितना गया? 1,60,000। तो कैश या बैंक, आपका असेट्स कम जब होगा तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट करके कितने से क्रेडिट होगा? 1,60,000। और आज की डेट में मुझे एक बात बताओ, 1,50 का फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपए उस पर खर्चा कर दिया, तो कोई अगर आपसे पूछेगा तो फर्नीचर कितने रुपए का, तो क्या बताने वाले हो? 1,60। कभी ऐसा तो नहीं बोलोगे 1,50 का। कभी कभी ऐसा होता है ना, 20 लाख का घर खरीदा, उसकी रजिस्ट्री कराई 2 लाख की, तो ऐसे बोलते हो 22 लाख या 20 लाख? 22 लाख। तो जब भी असेट्स को एक्वायर करने से रिलेटेड कुछ खर्चे होते हैं, रेडी टू यूज तक के खर्चे, तो वो सारे के सारे असेट्स की वैल्यू में जोड़ दिए जाते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। बेटा आपने एक बाइक खरीदी, स्कूटी खरीदी आपने, जो आपको 1,00,000 रुपए की आई। उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह पर, आपने इंश्योरेंस वगैरह पे एक बार जो स्टार्टिंग में खर्च हो 10,000 खर्च करे, तो कितने पड़े? 1,10,000। आप उसे पिछले 1 साल से चला रहे हैं और उसमें 1,00,000 का पेट्रोल खर्च कर चुके हैं। आपसे कोई पूछे कि स्कूटी कितने में खरीदी थी, कितने बताओगे? 2,10,000 क्यों नहीं बता रहे? बोलो सर। स्कूटी जब तक रेडी टू यूज थी, रेडी टू यूज हुई, तब तक हमारे 1,10 ही खर्च हुए थे। रेडी टू यूज हो जाने के बाद कितना भी खर्च करते रहे, वो खर्चे में काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल सुनो सर, स्कूटी तो रेडी टू यूज थी, 10,000 रुपए ना खर्च करते तो भी चलती, वो नहीं चलती। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते ना, उसका इंश्योरेंस नहीं कराते, पुलिस वाले जमा कर लेते, बोले जाओ हवा में खेलो, वापस नहीं मिलेगी, तो उसे रेडी टू यूज नहीं कह सकते। उसके सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवाने का जो खर्चा है वो भी रेडी टू यूज तक का ही। और वंस वो रेडी टू यूज हो गई, उसके बाद का कोई भी खर्चा काउंट, इसीलिए हम बाद के डीजल पेट्रोल उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो फर्नीचर की फिटिंग कराना अपने आप में रेडी टू यूज करवाना है, तो वो सारे खर्चे फर्नीचर की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। नोट करो फर्नीचर डेबिट। सॉरी, being furniture purchased, आगे बढ़े बच्चों।
गुड्स परचेज्ड ₹1,50,000, 1,50,000 का गुड्स परचेज किया। अब बेटा 1,50,000 का गुड्स परचेज करोगे तो 1,50,000 रुपए कैश में जाएंगे ना, तो कैश तो क्रेडिट होगा। जब कोई असेट्स कम होती है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। गुड्स खरीदना क्या एक्सपेंसेस है या असेट्स इंक्रीज हो रही है? क्या है बेटा? अगर फर्नीचर परचेज करेंगे, कोई भी फिक्स्ड असेट्स परचेज करेंगे तो असेट्स इंक्रीज हो रही है। जब भी हम गुड्स खरीदें या गुड्स बेचें, बेचते हैं तो इनकम बढ़ती है और खरीदते हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ता है, राइट? हालांकि असेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे बना दोगे ना तो भी आंसर सही जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस और असेट्स का नेचर एक जैसा होता है। क्योंकि असेट्स का भी नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और एक्सपेंसेस का भी नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। दोनों बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है, घटते हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे। हमने बोला भाई गुड्स को खरीदना, बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं ना, खर्चा कर रहे हैं, और आज खर्चा कर रहे हैं, कल को सेल करके इनकम कमाएंगे उसी से। तो गुड्स का परचेज करना एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो उसे क्या किया जाएगा? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश एक असेट्स है और जब एक असेट्स कम होता है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बात क्लियर है? डाउट तो नहीं लग रहा बेटा? चलिए, तो क्या ये डायमंड ड्रिल अप्रोच गोल्डन से बेहतर दिखाई दे रही है जल्दी एंट्री बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो इस्तेमाल आपको यही करनी है क्योंकि इससे क्या है, जल्दी आउटपुट निकलेगा आपको। गुड्स परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, अच्छा बेटा इसकी जगह मशीनरी परचेज होता तो परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करते। परचेज अकाउंट में डेबिट तभी करेंगे जब वो गुड्स हो, अदरवाइज मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी में डेबिट करो, बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग में डेबिट करो, लैंड परचेज करी तो लैंड में डेबिट करो। असेट्स को उसके नाम से रखते हैं और बाकी जो सामान बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस सामान को हमेशा गुड्स के नाम से, परचेज के नाम से मेंटेन किया जाता है। अच्छा ध्यान से सुनना, जैसे मैं इस रूट चलाता हूं, मैं फर्नीचर परचेज करूंगा तो फर्नीचर हमें यूज करना है, बेचना थोड़ी है, तो उसे फर्नीचर बोला जाएगा। अगर मेरी फर्नीचर की दुकान है और मैं फर्नीचर खरीदता हूं बेचने के लिए तो उसे किसके नाम से बोला जाएगा? परचेज के नाम से। क्लियर? वो अपने यहां परचेज डेबिट करेगा। लेकिन वो फर्नीचर की दुकान वाला भी अगर 4 चेयर अपने यूज के लिए रखता है तो उन्हें वो फर्नीचर में डेबिट करेगा, न कि परचेज में डेबिट करेगा। क्लियर? परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कैश अकाउंट। अगर बैंक से पेमेंट किया तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, कैश से पेमेंट किया तो कैश को। 1,50,000। अगली एंट्री बेटा परचेज रिटर्न, ₹10,000। एंट्री बनाओ बेटा। पहली बात तो ना, अगर कैश में कोई भी सामान खरीदा है वो वापस नहीं होगा, ये हर जगह का फंडामेंटल है। और उधार सामान जनरली लोगों को मिलता नहीं है, उधार उनको मिलता है जिनके रिलेशन अच्छे होते हैं। तो जब भी कोई सामान वापसी जाता है तो उधार वाला ही वापस जाता है, कैश वाला कभी भी कोई सामान वापस नहीं होता। और आप जनरली दुकानों पे जाते हो वहां लिखा भी रहता होगा कोई भी सामान है वो वापस नहीं होगा, बदला जाएगा, राइट? एक्सचेंज हो सकता है लेकिन वो वापस नहीं होगा। लेकिन वापस होते हैं, वापस उनके सामान होते हैं जो उधार खरीदते हैं। और उधार खरीदने वाला पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होता, जिसका टर्म्स रिलेशन बहुत अच्छा होता है वो वापस करता है। उसका तरीका क्या होता है? वो सामान वापस कर देता है, उसकी जगह कोई और मंगा लेता है। तो वापस हम कभी भी नगद में नहीं लेते, ये बिजनेस का बेसिकली एक रूल होता है, राइट? तो जब बात करेंगे परचेज रिटर्न ₹10,000, अब जाहिर सी बात है यहां तो ये तो नहीं लिखा कैश में या क्रेडिट में, तो हम ये मान के चलेंगे ये क्रेडिट रिटर्न है, राइट? क्योंकि रिटर्न हमारा कैश वाला होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे बोला जाए कि नहीं ये कैश में रिटर्न हुआ है
तो फिर हम अकाउंटिंग रूल लगा देंगे कि भाई कैश में रिटर्न हुआ है तो हमारा कैश क्या हो गया, वापस आया होगा और खर्चा कम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो परचेज की बात मैं आपसे कर रहा हूं, क्या परचेज एक एक्सपेंस होता है? क्या परचेज करना एक एक्सपेंस होता है? जब परचेज करते हैं तो एक्सपेंस बढ़ता है, और जब परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो एक्सपेंस कम होगा, हाँ या ना? जब एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंस घटे तो क्रेडिट। तो एंट्री में क्या बनेगा? टू परचेज रिटर्न। क्लियर? टू परचेज रिटर्न कितने से? अब डेबिट क्या करेंगे? बोला कि अगर कैश में सेल किया होता, कैश में वापसी आ रहा होता तो कैश को डेबिट कर देते, लेकिन जनरली कैश वाले आइटम वापस नहीं होते। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा क्रेडिटर है अब वो क्या हो गया? कम हो गया। भाई क्रेडिटर से तो उधार खरीदेंगे, और क्रेडिटर हमारी एक लाइबिलिटी होती है। जैसे ही हमने सामान अपना वापस भेजा तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी या नहीं होगी? बोलो बच्चों बोलो। मैंने आपसे सामान खरीदा, कितने का? 1,50,000 का। तो आप मेरा बैलेंस आप डेबिट करेंगे और मैं आपका बैलेंस क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा, क्योंकि आप मेरे क्रेडिटर हैं। जैसे ही मैं 10,000 का सामान वापस करूंगा तो क्या मेरी लाइबिलिटी कम हो गई? अब मुझे 1,50 ना देकर के कितने देने पड़ेंगे? 1,40। तो 10,000 से मैं आपके बैलेंस को क्रेडिट करूंगा, कम करूंगा, 10,000 से आपके बैलेंस को कम करूंगा। और जब एक लाइबिलिटी बढ़े तो उसे क्रेडिट करते हैं, और जब एक लाइबिलिटी घटे तो उसे डेबिट करते हैं। तो यहां पर एंट्री में क्या बनेगा? क्रेडिटर डेबिट। क्लियर? क्रेडिटर डेबिट 10,000 रुपए टू परचेज रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर। बताओ बेटा, कोई समस्या यहां तक? आगे बढ़े। अब मैंने आपको कुछ बेसिक सैंपल एंट्रीज बनाना सिखा दिया है, जहां से हम बात कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस की बात करते हैं तो एंट्री कैसे बनाते हैं। अब मैं एक फुल फ्लैज केस स्टडी आपको सिखाऊंगा कि भाई बिजनेस की शुरुआत से लेकर के एंड तक की जनरल एंट्री हम कैसे बनाएं। क्लियर है? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल नोट करो, और ये प्रैक्टिस करने के बाद ना आप किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करने में कैपेबल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, मैं आपसे ऐसे ही कुछ पूछना चाह रहा हूं, आपके थॉट्स जानना चाह रहा हूं। आपको क्या लगता है, इंडिया में बेरोजगारी है? गलत लगता है आपको? इंडिया में बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं है। है ही नहीं, कम नहीं, है ही नहीं। बेरोजगारी क्यों बोली जाती है? क्योंकि पब्लिक चाहती है कि हमें कुछ ना आए, हम कुछ ना करें, पैसे बस हमें कहीं जॉब ज्वाइन करते ही मिल जाए। लेकिन अगर हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो ऐसे लोगों को तो अभी भी जो भी रिक्रूटमेंट वाले होते हैं ढूंढ रहे होते हैं कहां से मिलेगा। उन्हें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन सही पर्सन नहीं मिलते। और जिनको काम करना थोड़ा भी आता है उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इंडिया में बेरोजगारी उन लोगों के लिए है जो काम करना नहीं चाहते, जिन्हें कुछ आता नहीं है। और बेटा फ्री में तो कोई किसी को भी नहीं देता। फ्री में तो पेरेंट्स भी, हमारे रिलेटिव्स भी एक टाइम के बाद हमसे दुखी हो जाते हैं कि तुम तो साइड ही रहो, तुम्हारा खर्चा हम बियर नहीं कर सकते। कोई भी इंसान, एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आप कुछ एफर्ट्स डालोगे, अगर आप कुछ एफर्ट्स लगाओगे तो ही बदले में कुछ रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लॉट मोर टाइम हम भी रिक्रूटमेंट करते हैं और कंसीडर करते हैं कि बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारा एम्प्लॉय ये प्रयास करता है कि उसे सिर्फ सैलरी मिले, वर्क उसे ना करना पड़े।
तो बेरोजगारी तो बेटा कहीं पर नहीं है। जिसको काम करना आता है उसके लिए रोजगार की कमी नहीं है, और जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट ही अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको अकाउंटिंग करना सिखा रहा हूं। अगर आपको अकाउंटिंग करना आता है, सिर्फ अकाउंटिंग करना आता है, और आपको कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं, लाखों रुपए पर मंथ की सैलरी कहीं नहीं गई है आपकी। दूसरों को तो छोड़ो कि किसी के यहाँ जॉब करने वाली बात तो छोड़ो, अगर आपको अकाउंटिंग करना आता है तो आप फर्म्स का काम लेना स्टार्ट करें, कंपनीज का काम लेना स्टार्ट करें कि आपके अकाउंट हम बना के देंगे। जनरली एक अकाउंटेंट रखने में कम से कम मिनिमम हमें 20,000 रुपये, बहुत ही लो स्किल्स वाला अकाउंटेंट होगा जो सीख रहा होगा, वो 20,000 रुपये 15,000 रुपये डिमांड कर लेगा। हम सामने वाले से बोलते हैं तुम्हें 15,000 रुपये पर मंथ देने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ हमको दो। अपने इनवॉइस जैसे हम बना के जा रहे हैं वो बिल काट दो, अकाउंटिंग की जिम्मेदारी हमारी, एक हफ्ते में एक बार आएंगे या अपनी डिटेल हमारे पास भेज देना, हम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी कर देंगे। उतनी एंट्री घुमाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो आउटसोर्सिंग अकाउंटिंग में बहुत होती है, और 5-5 हज़ार वाले आपने 100 क्लाइंट बना लिए, कितना अमाउंट हो गया आपका? 5 लाख रुपए पर मंथ। और 5 लाख रुपए पर मंथ कम, और 100 क्लाइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महीने 2 महीने मार्केट में घूमोगे 100 क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे, जिनकी हैसियत इतनी नहीं होती कि वो अपनी कमाई में से 15-20 हज़ार रुपये अकाउंटेंट को दे दें। ये तो मैं अकाउंटिंग का काम बता रहा हूँ। साथ ही साथ में उनका जीएसटी का काम करने लगे, बोले जीएसटी की कंप्लाइंसेज भी हम कर देंगे, इनकम टैक्स की कंप्लाइंसेज भी हम कर देंगे, कोई टीडीएस की रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लाइंसेज हम कर देंगे, कोई स्टैंपिंग की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल बन जाओगे तो सैकटल ऑडिट, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, लॉट मोर फंक्शंस भी आप उधर परफॉर्म कर सकते हो। तो आपका इंस्टीट्यूट आपको सीएस बनाने के दौरान इतना ज़्यादा कैपेबल और स्किलफुल बना देता है, अगर आप सीखें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि हम तो सर सीएस कोर्स कर रहे हैं, हम क्यों अकाउंट सीखें, हम तो लॉ एक्सपर्ट बनेंगे। बात समझ रहे हो? कोई डॉक्टर, अब सोचो आप कुछ ऐसा करते हैं, अगर आपकी सोच अगर ऐसी है ना, तो आप कुछ ऐसे डॉक्टर की तरह होंगे जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन की वजह से सामने वाले को बुखार आ गया और उसे बुखार की दवाई देना नहीं आता। तो ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन कराना चाहेंगे? क्योंकि वो डॉक्टर बोला नहीं मैं तो ऑपरेशन करने में एक्सपर्ट हूं, बुखार आएगी इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो कुछ कुछ कहानी आपकी ऐसी हो जाएगी कि भाई मैं तो भाई कंप्लाइंसेज में एक्सपर्ट हूं, बाकी तुम्हारे का छोटे मोटे ये सारे वर्क हैं इनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आपको ईच एंड एवरी वर्क पर एक्सपर्टाइजेशन करना पड़ता है, तभी आप एक बेहतर एक्सपर्ट बन पाते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं। अब तक आपको मुश्किल लग रहा है अकाउंट? जिस बच्चे ने जनरल एंट्री बनाना सीख लिया वो समझो कि अकाउंट में एक्सपर्ट हो गया। आगे तो बस फॉर्मेलिटी होती है, वो वही डेबिट क्रेडिट को घुमाना होता है और वहां सब समझ में आएगा। लेकिन मुद्दा आता है कि जनरल एंट्री पर पकड़ नहीं बन पाती कई बार बच्चे की। अब तक पकड़ बन रही है, जितनी भी जनरल एंट्री जहां भी देखें उसे बना के देखो, गोल्डन रूल लगा दो या डायमंड रूल बना दो, अगर जनरल एंट्री आपसे बन गई तो समझो आप अकाउंटिंग में स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। याद करो वो 12th क्लास पार्टनरशिप चैप्टर में जनरल एंट्री बनाई होंगी आपने, तो कभी अकाउंट बनाने को आता होगा तो बड़ा सिंपल लगता होगा, इधर का उधर कर दो, उधर का इधर कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते होंगे आप, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में सर ये आइटम पड़े हुए हैं, इसके इस साइड डाल देंगे, उसको उस साइड डाल देंगे, बड़ा सिंपल लगता होगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में आया जनरलाइज द ट्रांजेक्शन, अगर उसी रियलाइजेशन से रिलेटेड जनरल एंट्री बनाने को पूछा तो आप जनरल एंट्री में थोड़ा घूम जाया करते थे कि थोड़ा मुश्किल काम आ गया, जनरल एंट्री बनाना पड़ेगा, उन जनरल एंट्रीज को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, उसमें आपको लगता था थोड़ी मुश्किल फील होती थी जनरल एंट्री में। और जनरल एंट्री बनाने के लिए एग्जाम में आया भी नहीं होगा, वही अकाउंट बनाने के लिए आया होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है बच्चों को समस्या किस चीज़ में होती है। लेकिन जनरल एंट्री बनाने में दिक्कत क्यों? बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, भाई असेट्स कम हो रही है, क्या कर दो, उसे क्रेडिट कर दो, बढ़ रही है क्या कर दो, लाइबिलिटी कम हो रही है डेबिट कर दो, लाइबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट कर दो, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लॉसेस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट कर दो। तो ऐसे करके आंसर कर पा रहे हो ना, तो जनरल एंट्री बनाने में कोई मुश्किल टास्क नहीं है।
पर पता नहीं हम क्यों इतना कंफ्यूज रहा करते थे कि भाई ये जनरल एंट्री पूछ ले। आप किसी भी चैप्टर की जनरल एंट्री बना लेना, इस रूल से बाहर नहीं है। तो मेरा आपको ये कहना है कि बेटा कमांड करें टॉपिक्स पर, चैप्टर्स पे कमांड करें। कल को कोई बिजनेस पर्सन आपसे बोले कि भाई हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग कर दोगे, क्या कर देंगे। हमने बहुत बिजनेस की अकाउंटिंग कर रखी क्लास में, कभी राम के बिजनेस की, कभी श्याम के बिजनेस की, कभी मोहन के बिजनेस की। पास होके जाते हैं ना तो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या आपको एक्सपीरियंस है, तो जनरली बच्चा कहता है नो आई एम अ फ्रेशर। इसका मतलब तुमने पढ़ाई तो करी नहीं, फ्रेशर किस बात से हो भाई। ये एक बिजनेस की एंट्री बनवा रहा हूं मैं आपसे, तो एक्सपीरियंस होल्डर हो गए या नहीं हो गए। और किसी से जाके ये बोलोगे कि फ्रेशर हूं, पहली बार काम कर रहा हूं, तो सामने वाला तो वैसे ही ट्रस्ट नहीं करेगा आपके ऊपर। आप अपनी और बातें तो छोड़ो, कटिंग कराने भी जाओ ना, और कोई नाई अगर आपसे ये बोलता है कि पहली बारी तुम्हारी बाल काट रहा हूं, तो क्या बोलोगे, तुम पहले साइड हटो तुमसे नहीं कटवाने, तुम तो मेरी हेयर स्टाइल खराब कर दोगे। कोई ऐसा पर्सन जिसको आता है, मतलब तुम बाल कटवाने के लिए किसी से, नए पर्सन से एग्री नहीं होते, कोई तुमसे काम करवाने के लिए कैसे एग्री हो जाएगा। हाँ या ना। इसका मतलब फ्रेशर को तो जॉब मिलेगी नहीं कभी भी। फ्रेशर को जॉब तब मिलेगी जब वो बोले कि मैंने ये काम किया हुआ है, और बहुत बार किया हुआ। बोले कहाँ किया हुआ, 4 से 10 फर्म के नाम ले दो, इसमें किया, उसमें किया। ब्रदर का नाम राम है तो राम एंड कंपनी में किया, सिस्टर का नाम मान के चलो बबीता है तो बबीता एंड कंपनी में किया, बबीता एंड एसोसिएट में किया। कौन पूछने वाला है। बोला बहुत अकाउंटिंग करी है, प्रैक्टिस यहाँ कर लो। इसे कहते हैं स्मार्टनेस, कि हमको आना चाहिए, काम आना चाहिए। जब वहां जाओगे तब वहां काम आएगा आपको, काम करोगे, उन्हें काम ही तो चाहिए। वो बात अलग है आपने नाम लगा दिया और फिर बाद में उधर जाके काम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि बेकार झूठ बोल रहा है। झूठ उतना चलता है जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो, सिर्फ ट्रस्ट बनाने के लिए आपने बोला, लेकिन किसी का नुकसान करने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, वो एक गलत बात है। लेकिन आपको आता है, सब कुछ आता है, और आपके ये कहने से कि मैंने बहुत बार काम कर रखा, काम तो कर रहे हो आप, झूठ कहां बोल रहे हो। चलो अभी अकाउंटिंग करवाता हूं, एक बिजनेस का एक्सपीरियंस मिलेगा आज आपको। इधर ही एग्जाम्पल नंबर 1। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात रहेगी बेटा, राम स्टार्टेड अ बिजनेस बाय कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख की कैपिटल से राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। गुड्स परचेज इन कैश, ₹1 लाख। गुड्स सोल्ड इन कैश, ₹5 लाख। परचेज फ्रॉम राधा, ₹40,000। सेल टू मोहन, ₹1,60,000। एक्सपेंसेस, एक जनरल हेड बना दिया मैंने एक्सपेंसेस का, वो है 80,000 के। जनरलाइज द ट्रांजेक्शंस। जनरलाइज द ट्रांजेक्शंस। स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहले जब भी कभी आप एंट्री बनाते हो तो हमेशा अपने आप को मान के चलना, मैं बिजनेस हूं और मैं अपने बिजनेस की खुद एंट्री बना रहा हूं। अपने आप को ओनर भी मत मानना, अपने आप को क्या ट्रीट कर लेना, बिजनेस। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात है, क्या बिजनेस और बिजनेसमैन या ओनर अलग होते हैं।
क्या बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं? भाई मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं तो मेरा बिजनेस अलग हो गई, मैं अलग हो गया। और इवन तो कंपनी लॉ में तो साफ साफ लिखा है कि ओनर एंड कंपनी बोथ आर सेपरेट नॉट द सेम। तो जब भी एंट्री बनाए किसी भी टाइप को, और अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन की बात करते तो उसमें आपने पढ़ा होगा एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंटिंग करते टाइम पर बोला जाता है कि चाहे बिजनेस किसी भी कैटेगरी का है, चाहे सोल प्रोपराइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, और लॉ में क्या लिखा है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकाउंटिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बिजनेस को अलग मानोगे और बिजनेसमैन को अलग मानोगे। बात क्लियर? क्योंकि अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन अलग नहीं माने जाते, अगर लीगल बातों पर फोकस किया जाता तो पार्टनरशिप में तो ओनर और बिजनेस एक ही बात होती है लीगली, सोल प्रोपराइटरशिप में ओनर और बिजनेस एक ही बात होती है नहीं होती है? और जब मैं अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के बिजनेस में डाल रहा हूं, इसका मतलब मैं अपनी एक पॉकेट से निकाल करके अपनी दूसरी पॉकेट में डाल रहा हूं। जब अपनी एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरी पॉकेट में डालोगे तो उसकी जनरल एंट्री नहीं बननी चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग रूल क्या कहता है, पूरा लॉ में क्या लिखा है इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता। एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेसमैन को अलग मानो हमेशा और बिजनेस को अलग मानो। बिजनेसमैन अगर बिजनेस को पैसे दे रहा है तो उन्हें रिकॉर्ड करो। तो मैं बिजनेस हूं, मेरे को मेरे ओनर ने कितने पैसे दिए? 5 लाख। क्या बताओ, असेट्स बढ़ा, कैश बढ़ा? भाई कैश बढ़ा तो असेट्स बढ़ा, जब असेट्स बढ़ता है तो उसे क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट होगा डेबिट। दूसरा, अगर बिजनेस को कोई पर्सन पैसे दे रहा है तो क्या बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है? और पैसे देने वाले के नाम से आप लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे ओनर का नाम राम है तो एंट्री क्या बना सकते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। बट हम नहीं बनाएंगे ऐसा, क्योंकि हमने पहले से ही बात करते चले आ रहे हैं कभी भी ओनर का नाम बिजनेस में नहीं लिखा जाता। ओनर के नाम को एक रिप्रेजेंटेटिव नाम दे देते हैं, जैसे कि उसके नाम की जगह हम कैपिटल लिख देते हैं। इसीलिए कैपिटल को क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू राम की जगह टू कैपिटल। एक लायबिलिटी बढ़ रही है उसे क्रेडिट कर दिया, एक असेट्स बढ़ रहा है उसे डेबिट कर दिया। क्लियर? चलिए, तो एंट्री बनेगी यहां पर कैश अकाउंट। पहली एंट्री हमारी जो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और वो कितने से बनेगी? 5 लाख से। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड दूसरी एंट्री बेटा, पहली इसके बाद गुड्स परचेज किया है कैश में, सेकंड एंट्री में हमने क्या किया है? कैश में गुड्स परचेज किया है। मुझे जल्दी से बताओ, क्या 1 लाख रुपए का एक खर्चा है? एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे क्या करेंगे? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट। क्या कैश कम होगा या बढ़ जाएगा 1 लाख रुपए से? कम होगा। जब एक असेट्स कम होती है तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। जब असेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, और एक एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट। तो यहां पर एंट्री हम क्या बना देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बीइंग गुड्स परचेज, और ये कितने लाख से एंट्री बन जाएगी? 1 लाख से। इसके बाद बच्चों गुड्स सोल्ड इन कैश, 5 लाख रुपए का सामान हमने सेल कर दिया। अगली एंट्री हमारी क्या कहती है कि भाई 5 लाख रुपए का सामान सेल किया। तो बेटा सेल करोगे तो इनकम है या एक्सपेंस? जल्दी से बताओ। इनकम जब बढ़े, इनकम के नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होते हैं, इनकम बढ़ेगा तो उसे फर्दर क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो सेल को क्रेडिट कर देंगे। साथ ही साथ में
ये जो सेल कर रहे हैं हम कैश में कर रहे हैं, तो कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है। जब एक असेट्स बढ़ती है तो उसे डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हालांकि एंट्री रटी हुई है हमें पहले से, लेकिन रटे हुए तरीके से नहीं बनानी। अब हम कोई भी एंट्री बनाएं तो रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएं। जब जब आप रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री बनाना चालू कर दोगे तो कभी भी एंट्री बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये एंट्री बना दोगे कितने से, 5 लाख रुपए से। बीइंग गुड्स सोल्ड, इसके बाद परचेज फ्रॉम राधा। राधा से परचेज किया है हमने कितना, 40,000। बेटा परचेज कर रहे हैं, ये भी खर्चा है ना, एक्सपेंस है ना। एक्सपेंस कितने का, 40,000 का, तो एक्सपेंस को तो डेबिट करेंगे। अब हमारा परचेज तो डेबिट हो गया, अकाउंट डेबिट 40,000। ये डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये खर्चा बढ़ा और हमने डेबिट कर दिया। अब इस दौरान हमारा कोई असेट्स कम नहीं हुआ। पिछली बार तो कैश में पेमेंट किया था, असेट्स कम हो गया था, और जब असेट्स कम होता है तो क्रेडिट कर दिया था। इस बार कोई असेट्स कम ना होकर के एक लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि राधा को बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट नॉर्मल बैलेंस। और जब लायबिलिटी बढ़े तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर है। तो जब जब एक लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तब तब उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। और राधा हमारे लिए क्रेडिटर है, अगर हमारे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो उन्हें फर्दर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राधा। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया कितने का, 40,000 का। इसके बाद बच्चों अगली एंट्री में सेल किया है मोहन को 1,60,000 का। बताओ सेल आपकी इनकम है या नहीं, और इनकम बढ़ रहा है कितने से, 1,60,000 से। जब जब एक क्रेडिट आइटम बढ़ता है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट जब वो बढ़ेगा तो उसे फर्दर क्रेडिट किया जाएगा टू सेल्स अकाउंट। और एंट्री बन रही है 1,00,000। लेकिन डेबिट क्या करेंगे, जब हम किसी को उधार सेल करें तो वो हमारा डेटर बन जाता है, और डेटर हमारी असेट्स होती है। असेट्स बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं। और पार्टी का नाम क्या है, मोहन, तो एंट्री क्या बन जाएगी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अकाउंट डेबिट कितने से, 1,60,000 टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड सोल्ड, इसके बाद बच्चों एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस के नॉर्मल बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, और जब वो बढ़े तो उन्हें फर्दर डेबिट किया जाता है। हमने 80,000 के खर्चे कर दिए और वो भी कैश में करें, तो 80,000 के खर्चे एक्सपेंसेस हो जाएंगे डेबिट, और कैश एक असेट्स होती है। जब एक असेट्स का बैलेंस कम होगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, और ये एंट्री बना देंगे हम 80,000 से। बताओ बेटा यहां तक कोई समस्या, आगे बढ़े। ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल था जहां पर हम बात कर रहे थे गोल्डन रूल अप्रोच और डायमंड रूल अप्रोच। और दोनों ही अप्रोच जनरल एंट्री बनाने का काम करती है। दोनों से आंसर सेम आता है, अलग नहीं आता। पार्सली गोल्डन रूल अप्रोच लगा लो, पार्सली डायमंड रूल अप्रोच लगा लो, एंट्री आपकी सेम ही बनेगी।
अच्छा, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि घर पर कोई भी एंट्री ट्राई करना, करे थे ट्राई? बन गई या कुछ बैलेंस में रहती हैं? कोई ऐसा किसी का कोई एंट्री मिला जो आपसे ना बन पाई हो? है एंट्री बेटा? चलो, अब मैं यहां पर कुछ आपकी जो जनरल एंट्री आपके माइंड में जो घर पर आपने ट्राई की और आपसे नहीं बन पाई, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। वो हम किससे सॉल्व करेंगे? दोनों में से किसी भी अप्रोच से एंट्री को हम बना देंगे, राइट? तो अब हम आपकी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, और जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया वो आज ट्राई करना। किसी भी बुक से कोई भी एंट्री आपको दिखाई दे रही हो तो आप देखना कि मैं रूल्स के अकॉर्डिंग इसे बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं। ना बन पाए तो लेके आना उस एंट्री को नोट करके, राइट? और फिर मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा। बताओ बेटा, एंट्री क्या थी? इसे एग्जाम्पल्स मैं बना दूंगा, आप इसे नोट भी करते जाना और सॉल्व भी करते जाएंगे। हाँ, अब एक बार दोबारा से बोलना क्या? बाय साइनिंग नोट पेबल, मतलब बैंक लोन लिया आपने 40,000 रुपए का, और कोई डॉक्यूमेंट आपने साइन किया सिक्योरिटी बतौर, राइट? डिफरेंट डिफरेंट, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो बेटा बैंक से लोन लेने का एक प्रोसीजर होता है। और प्रोसीजर क्या होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट आपसे साइन करवाते हैं, कई बार सिक्योरिटी रखते हैं आपसे। तो सिक्योरिटी में हमने बैंक को क्या दिया वो ट्रांजेक्शन हम जनरलाइज नहीं करते। हमने लोन कितने रुपए का लिया, हमारे लिए मेन इंपोर्टेंट है कि बैंक से लोन कितने रुपए का लिया। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक से जब आप लोन लोगे तो आपका कैश का बैलेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? या आज के मॉडर्न टाइम में बैंक जब बैंक लोन देते हैं तो आपके बैंक के बैलेंस को ही वो बढ़ा देते हैं कि धीरे धीरे निकालते रहना, राइट? अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मान के चलते हैं कि हमको कैश में ही वो पैसा मिल गया, क्योंकि ये डिपेंड तो करेगा कि भाई वो बैंक में डाल रहे हैं या कैश में दे रहे हैं। वो वहाँ एक्चुअल में पता पड़ेगा जब वो हम ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो जो बिजनेस का पर्सन होता है उसे तो मालूम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो एंट्री बना देता है। हमारा काम क्या होगा, हम उसे एज्यूम करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, बैंक लोन लेने पर क्या कैश का बैलेंस आपका बढ़ेगा? और क्या कैश एक असेट्स होता है? और जो असेट्स बढ़ेगा उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। दूसरा, जब बैंक का लोन लोगे तो एक लाइबिलिटी भी बढ़ेगा आपका, राइट? और जब एक लाइबिलिटी बढ़ता है तो उस लाइबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है, लेकिन किस नाम से करें? बोला लोन का जो भी नाम हो, शॉर्ट टर्म लोन हो, बैंक लोन हो, जैसा भी नाम हो वैसा नाम आप रिप्रेजेंटेटिव लिख सकते हैं। अब यहाँ ऐसा कोई नाम दे नहीं रखा तो हम उसका बैंक लोन नाम रख देंगे। कितने रुपए का लोन था? 40,000। तो एंट्री बना लो, पहले पहले लिख लो एग्जाम्पल को। बैंक लोन ऑफ ₹40,000 टेकन 40,000 रुपए का बैंक लोन अगर आपने लिया है तो एंट्री क्या बनेगी, आपका कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। या इसी को स्लैश करके बैंक अकाउंट भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ये बैलेंस आपका बढ़ेगा टू बैंक लोन। एक लाइबिलिटी बढ़ा बेटा, लाइबिलिटी को हमने कर दिया क्रेडिट, और एक असेट्स बढ़ा और असेट्स को हमने कर दिया डेबिट। और बताओ बेटा, कोई एंट्री नोट करके लाए हो इसके अलावा? बोलो बच्चों बोलो। और किसी के पास कोई एंट्री है या दो चार क्वेश्चन मैं पूछूं फिर आपसे? हाँ जी। बैड डेट्स ₹70,000, एंट्री बनाओ बेटा। बैड डेट्स ₹70,000।
अच्छा बताओ, बैड डेट्स लॉस है या प्रॉफिट है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जब लॉस बढ़े तो डेबिट करते हैं, ये बात समझ में आई? तो बैड डेट्स को डेबिट करोगे? कितना? बैड डेट्स डेबिट 70,000। क्या बैड डेट्स की वजह से कोई असेट्स कम होता है? डेटर कम हो जाते हैं बेटा। मान के चलो मेरे डेटर की लिस्ट में 5 लाख के डेटर्स हैं, उसमें से 70,000 रुपए का लॉस हो जाए। एक पर्सन ने बोला कि मैं तो दूंगा ही नहीं, तुम जो करना है कर लो। तो फिर मैं 5 लाख की लिस्ट थोड़ी ना बना के रखूंगा, फिर तो मैं 4,30,000 के डेटर बोलूंगा अपने। तो डेटर मेरी असेट्स होती हैं, और जब बैड डेट्स होते हैं तो एक असेट्स कम हो जाती है। असेट जब कम होती है तो क्रेडिट होती है, बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, 2 डेटर्स। कितने से? क्लियर? एक अगली एंट्री बनाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹20,000 is dishonored बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है आप समझते हैं? बोलो बच्चों बोलो। सुना है पहले कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज? क्या होता है? एक पेपर मान लो, जैसे आप मेरे डेटर हो तो मैं आपसे कई बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में ले सकता हूं कि आप मुझे बीआर दे दो साइन करके। मैं बीआर बनाऊंगा, अपने खुद के भी साइन करूंगा, आपसे एक्सेप्टेंस कर ले लूंगा। मान के चलो 20,000 का मैंने सामान सेल किया था, आप मेरे डेटर्स की लिस्ट में थे, फिर मैंने आपसे बीआर एक्सेप्ट करवा लिया, तो आप मेरे डेटर की लिस्ट से क्या हो गए, हट गए। अब मेरे पास एक असेट्स है बीआर के नाम से। अब जब ये बीआर डिसऑनर हो गया, मतलब इस पर पेमेंट अब आपको नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब इस बीआर की तो वैल्यू खत्म, ये असेट्स तो खत्म हो गया 20,000 का। और जो असेट्स खत्म होता है तो उसे क्रेडिट करके खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या मुझे पैसे रिकवर नहीं करने चाहिए? मैंने कहा बीआर ही तो डिसऑनर हुआ है, लेकिन मैं आपसे तो पैसे रिकवर करूंगा। तो फिर मैं अपने डेटर्स के बैलेंस को क्या कर लूंगा, बढ़ा लूंगा। क्लियर? जब भी कोई बीआर डिसऑनर होता है, जब कोई बीआर एक्सेप्ट होता है, तो डेटर का बैलेंस कम होता है और बीआर के बैलेंस बढ़ जाते हैं। जब बीआर डिसऑनर होता है तो वापस से हम उसे डेटर्स की लिस्ट में डाल देते हैं। तो जब बीआर डिसऑनर हुआ तो एक असेट्स तो आपका कम हुआ, बिल्स रिसीवेबल्स, लेकिन दूसरा असेट्स आपका बढ़ जाएगा, दैट इज नोन एज डेटर्स। तो एंट्री क्या बनेगी, डेटर डेबिट टू बीआर। बात क्लियर? एंट्री बनाओ बेटा यहां पर। इधर से क्वेश्चन आ रहा है, ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे ने पूछा है, ए परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000। ए ने 5,000 रुपए का गुड्स परचेज किया। किससे परचेज किया? बी से परचेज किया। और सी पेड ऑन बिहाफ ऑफ ए, और सी ने ए के बिहाफ पर पे कर दिया। बात क्लियर? अब इस मुद्दे को हम आगे लेकर के चलेंगे कि इसकी एंट्री कैसे बनेगी। चलिए बेटा एंट्री बना लेते हैं, इसे नोट करके। प्रैक्टिस करोगे, आपको नई नई समस्याएं आपके सामने आती जाएंगे। ए परचेज गुड्स
A purchase goods of rupees 5,000 of rupees 5,000 from B and C paid on behalf of A, और C ने A के बिहाफ पर पे कर दिया। तो जनरल एंट्री हम बना रहे हैं किसकी बुक्स में बेटा? A की बुक्स में, राइट? तो मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं कि कंफ्यूजन ना बाद में हो। इन द बुक्स ऑफ ए, ए क्या जनरल एंट्री बनाएगा? तो गुड्स किसने परचेज करा? ए ने। ए के लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस। और जब आपका एक्सपेंस बढ़े तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? कितने से? 5,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट 5,000। अब मुद्दे की बात करते हैं। हमें पे करना चाहिए था, अगर हम पे करते तो हमारा कैश क्रेडिट हो जाता, क्योंकि हमारी एक असेट्स कम हो जाती है। लेकिन मुद्दे वाली बात यह, हमने ना पे करके ये किसी मिस्टर सी ने पे कर दिया। अगर मिस्टर सी हमारा पहले से डेटर है, देनदार है, जिसे हमें पैसे देने थे, उसने हमको ना दे करके हमारी जगह किसी और को दे दिए जहां हमें पे करना था, तो उसका बैलेंस हमारी बुक्स में पहले से ही डेबिट आ रहा होगा, तो उसे अब क्रेडिट करना बनता है। और मान के चलो सी से हमारा पहले कोई रिलेशन ही नहीं था। क्लियर? तो जब रिलेशन नहीं था तो इसका मतलब उसने हमारे बिहाफ पर 5,000 पे कर दिया, वो हमारी क्या बन गया? लायबिलिटी। तो अगर आप उसे पहले से असेट्स मान के चलोगे तो वो 5,000 से आपकी असेट्स कम हो गई, और असेट्स जब आपकी कम होती है, डेटर जब आपके कम होते हैं, तो उसे क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। मान के चलोगे उसने पहले पैसे आपको देने ही नहीं है, तो अब 5,000 रुपए हमें उसे देने पड़ेंगे, और जिस भी पर्सन को 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे वो आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। यानी ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस में सी तो क्रेडिट होगा ही होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सी कितने रुपए से? 5,000 से। बीइंग गुड्स परचेज and payment is made by same। देखो बच्चों, अभी तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, अभी तक जो हमने एस्पेक्ट्स यहाँ डिस्कस करे, गोल्डन और डायमंड रूल्स दोनों अप्रोचेस को हमने एक तरीके से देख लिया है। और मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एंट्रीज इधर उधर से नहीं देखी हैं, तो याद से आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चांसेस है। सैटरडे और संडे 2 दिन लगातार बैठ करके आप अच्छे से R&D करें और ऐसी एंट्री ढूंढें जो आपसे नहीं बन पा रही हैं। उन्हें पेपर पे नोट करके ले आना। क्लास में एक एक करके पहले हम ये डिस्कस करेंगे, आपकी क्वेरीज को डिस्कस करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। मैंने क्या बोला? मैं आपको रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अभी रिकॉर्डिंग सिखा रहा हूँ बाय वे ऑफ जनरल एंट्री, फिर रिकॉर्डिंग बाय वे ऑफ सब्सिडरी बुक्स। रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्लास तक आप ये होमवर्क घर पर जरूर कर लेना, राइट? ट्राई कर लेना, और जनरल एंट्री जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है वो रफ पर बैक साइड में कहीं नोट कर लेना, फिर मैं सिस्टमेटिकली नोट करा के उन्हें करा दूंगा। ओके, अभी क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी के लिए बाय बाय। इसे रिवाइज कर लेना सारे कंसेप्ट्स को अब तक जितना किया है, और मिलते हैं अगली क्लास में।